टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। स्वामी दयानंद सरस्वती का मैंने 2 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। आज इसका लेक्चर 3 होगा। देखा जाए तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बट आज मैं इसके लेक्चर 3 में दयानंद सरस्वती के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ, क्योंकि एकेडमिक लेवल में क्वेश्चंस आते हैं और यूनिवर्सिटी के हिसाब से क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पे 3 टाइप से क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मल्टीपल चॉइस वाले हैं, शॉर्ट टाइप हैं और लॉन्ग टर्म वाले हैं। तो देखते हैं क्या है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये आपको बीए में काम आएगा, एमए में भी कहीं कहीं ये डाला रहता है सिलेबस में, तो आपको काम आ सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मे बी उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो बिना देरी किए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं क्या होंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, जैसे मैंने बताया कि 3 तरह से क्वेश्चंस के मैंने टाइप लेके आई हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप हम लोग करते हैं, जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि निम्न में से या इनमें से कौन सी पुस्तक दयानंद की नहीं है। ठीक है, वेदांग प्रकाश, अष्टाध्यायी भाषा, सिद्धांत कौमुदी एंड ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। तो मैं अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ कि दयानंद जी की पुस्तक के नाम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, अष्टाध्यायी भाषा भी है और वेद पर ही इनके विचार टिके हुए हैं, तो वेदांग प्रकाश इनकी पुस्तक रहेगी। तो इसलिए सिद्धांत कौमुदी ये गलत आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन दयानंद के राष्ट्रवादी चिंतन से जुड़ा हुआ नहीं है। मैंने दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवादी विचार भी बताए हैं। वीडियोस नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ जाके देखो, तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन राष्ट्रवादी चिंतन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो सबसे पहला हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल। बिल्कुल, उसने हिंदी भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और संपर्क भाषा के रूप में भी यूज़ करने पर जोर दिया था। सेकेंड है स्वदेशी और विदेशी के बीच संतुलन। ये आंसर आपका गलत हो जाता है, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी की बात की थी, स्वदेशी को अपनाने की बात की थी, विदेशी की बात नहीं की थी, और इन दोनों के बीच में संतुलन की तो बात बिल्कुल भी नहीं की थी, इसलिए ये आंसर यहाँ से गलत हो जाता है। थर्ड फिर भी देख लेते हैं क्या है। भारतीयों में निर्भीकता और चरित्र निर्माण के विकास पर बल। यस, उन्होंने कहा था कि भारतीय जो है वो निर्भीक हो जाए और अपने चरित्र को निर्माण करे, तभी अपनी राष्ट्रवादी जो भावना है उनमें पनप सकती है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं कि है। सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल। यस, उन्होंने कहा था कि जब लोग आपस में एकत्रित होंगे, समाज में एकता स्थापित होगी, तभी राष्ट्र में सुदृढ़ता स्थापित हो सकती है, एक स्टेबिलिटी जो हम कह सकते हैं, लोग संगठित हो सकते हैं। तो ये इनके राष्ट्रवादी चिंतन से बिल्कुल जुड़ा है, और जो जुड़ा नहीं है वह है स्वदेशी और विदेशी के बीच संतुलन। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, दयानंद ने वेदों में वर्णित ज्ञान के विशाल भंडार को किन श्रेणियों में बांटा है, या किन 4 श्रेणियों में बांटा है। तो उसने वेद पर अपने विचार दिए हैं, तो उसने वेद में जो जितने भी अपने विचार दिए हैं तो उसको कहीं ना कहीं 4 श्रेणियों में बांटा है। तो इसमें से कौन सा पूछ रहा है कि किस 4 श्रेणी में बांटा है, उसको यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक वे में बताना है। तो ब्रह्म ज्ञान, परा, अपरा और कर्म नहीं, ये नहीं है। कर्म, चिंतन, उपासना और ज्ञान, ये भी नहीं होगा। विज्ञान, ज्ञान, उपासना और ब्रह्म विद्या नहीं। इसका सही आंसर है विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सीधे आपको बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है। दयानंद ने आर्य समाज और ब्रह्म समाज के बीच तालमेल बनाया। गलत है, क्योंकि उन्होंने आर्य समाज की बात की थी, ब्रह्म समाज की बात दयानंद सरस्वती ने नहीं की। दूसरा, उन्होंने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता को प्रतिपादित किया। नहीं, उन्होंने हिंदी भाषा को जोर दिया था। हाँ, उन्होंने शिक्षा के संबंध में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपनाने की बात की थी, स्कूल कॉलेज खोलने की बात की थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी दर्शन के अध्ययन की जो आवश्यकता है उसको इतना ज़्यादा प्रतिपादित किया, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, उन्होंने हिंदी की अपेक्षा संस्कृत भाषा के महत्व पर बल दिया। बिल्कुल नहीं, देखा जाए तो वे संस्कृत भाषा विधि थे, मतलब उन्हें संस्कृत भाषा में अच्छा ज्ञान था, फिर भी उन्होंने अपने जितने भी ग्रंथ लिखे हिंदी भाषा में लिखे थे। ये आंसर भी गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और लास्ट है, उन्होंने वेदों की ओर लौटा का नारा दिया। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एक कथन ही है कि बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। तो ये नारा जो है ये सही है, ये कथन हम बोल सकते हैं कि सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन दयानंद की राजनीतिक विचारों से जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैंने दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार, धार्मिक विचार सभी को बहुत अच्छे से डील किया है, आप देख लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो उसी में से क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक विचार से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है।
पहला कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की आग्रह। यस, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति स्वतंत्र रहेंगे, व्यक्ति के बीच में समानता की भावना रहेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा स्त्री पुरुष में, तभी उनमें जो अपनी राष्ट्रवाद की भावना है वो पनप पाएगी, वे संगठित हो पाएंगे और अपनी जो लक्ष्य है या स्वतंत्रता की जो बात है उसको पूरा कर सकते हैं। दूसरा, मर्यादित शासन व्यवस्था पर बल। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि शासन व्यवस्था चाहे कोई भी हो लेकिन वह मर्यादित होनी चाहिए, या बोल सकते कि विधि के जो महत्व है उस पर बल दिया था। जैसे कि उन्हें बताया था कि 3 तरह से शासन व्यवस्था को बांट दिया जाना चाहिए, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मर्यादित शासन व्यवस्था की बात उन्होंने की थी। नेक्स्ट, राजा के देवत्व का समर्थन। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला था कि राजा को कोई देवी जो इच्छा है या देवी शक्ति है वो प्राप्त है, ये बात उन्होंने नहीं स्वीकारा था। मैं अपने डिवाइन थ्योरी में बता चुकी हूँ कि एक राजा को किस तरह से ईश्वर की शक्ति प्राप्त होती है और वो राज करता है। तो यहाँ पे ये जो विचार है कि राजा को ईश्वर की शक्ति प्राप्त है इसलिए वो राजा है, वो उसके अनुसार कार्य करेगा, उसको मतलब जो भी शक्ति है वो ईश्वर से प्राप्त हुई है, अपना कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ये विचार यहाँ पे दयानंद सरस्वती नहीं मानते हैं, इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। बिल्कुल, उन्होंने बोला था कि राज्य को एक लोक कल्याणकारी स्वरूप होना चाहिए और नागरिकों की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। तो राजनीतिक विचार के संबंध में राजा के दायित्व का समर्थन उन्होंने नहीं किया, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन दयानंद के सामाजिक विचारों से जुड़ा हुआ नहीं है। तो सामाजिक विचार भी आ गए, चलिए देखते हैं क्या। आश्रम सिद्धांत का समर्थन बिल्कुल उन्होंने किया था और बताया था 4 तरह से आश्रम होते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ लेक्चर में, नहीं देखे तो वीडियो में जाके आप देख लो। नेक्स्ट है, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक नहीं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि व्यक्ति का विकास समाज में रहकर ही होगा और जब सभी व्यक्ति संगठित हो जाएंगे, सभी व्यक्तियों का विकास अच्छी तरह से होगा, तभी एक समाज का निर्माण होगा। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति और समाज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, तो ये पूरक नहीं है, ये जो लाइन है ये स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, नारी के गौरव को बढ़ाने पर जोर। बिल्कुल उन्होंने दिया था, दयानंद सरस्वती ने कहा था कि नारी को जो गरिमा है उसको बढ़ाया जाए और नारी को पुरुष के समान समझा जाए, नारी की स्वतंत्रता के भी समर्थक थे, लेकिन वे नारी की पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक नहीं थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। लास्ट है, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध का खंडन किया। बिल्कुल उन्होंने किया, उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के अंत करने की जरूरत बताई थी और उसके अंतर्गत इन सभी चीज़ों का खंडन भी किया था। इसलिए सामाजिक विचार से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वह होगा व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक नहीं है। आई होप आपको मेरा ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पे डील किया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन दयानंद के धार्मिक विचारों से जुड़ा हुआ नहीं है। तो धार्मिक विचार से नहीं जुड़ा है, मैंने धार्मिक विचार भी बताया, तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स है। मूर्ति पूजा का समर्थन, शुद्धि आंदोलन पर जोर, एकेश्वरवाद में विश्वास, धार्मिक क्षेत्र में समानता के सिद्धांत का समर्थन। तो देखिए, धार्मिक विचार मैं बता चुकी हूँ, तो उसमें मैंने बताया है कि उसने धार्मिक क्षेत्र में समानता के सिद्धांत का समर्थन किया था। कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसे जन्म या फिर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और उसे समानता की दृष्टि से देखते हैं। धार्मिक क्षेत्र में वेद पढ़ने के लिए भी देना चाहिए, सभी व्यक्ति के लिए खोल दिया था, अमीर या गरीब या स्त्री या पुरुषों को, मतलब ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखा। तो उनका कहना था कि धार्मिक क्षेत्र में एक समानता का सिद्धांत होना चाहिए। एकेश्वरवाद में विश्वास, यस, उन्होंने कहा था कि ईश्वर एक ही है, इसमें विश्वास किया था और लोगों को बोला था कि ईश्वर एक ही होते हैं, इसमें विश्वास करने के लिए उसने आग्रह भी किया। शुद्धि आंदोलन पर जोर, बिल्कुल उन्होंने शुद्धि आंदोलन पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि वे व्यक्ति या वे अहिंदू जो हिंदू नहीं है और हिंदू जाति और हिंदू धर्म में प्रवेश करना चाहते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, और जो हिंदू होते हुए भी उन्हें इस्लाम या ईसाई धर्म का मानना पड़ा था, इस्लाम ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे, वे अगर फिर से चाहे या पुनः चाहे तो हिंदू धर्म में आ सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने विचार रखा था, तो यह शुद्धि आंदोलन पर जोर दिया था और ये उस समय बहुत बड़ी विवाद की स्थिति भी पैदा कर दी थी। और नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का समर्थन, बिल्कुल नहीं, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था। मैंने अपने लेक्चर में बताया है पूरी तरह से और इसके रीजंस को भी बताया है कि क्यों उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो आप नहीं देख लो तो आप जाके देख लो। तो धार्मिक विचार से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आंसर होगा मूर्ति पूजा का समर्थन। ओके, नेक्स्ट है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की। ठीक है, 10 अप्रैल 1875 को लाहौर में, सेकेंड है 10 अप्रैल 1874 को बम्बई में, थर्ड है 10 अप्रैल 1874 को लाहौर में और लास्ट है 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में। तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में किया था। ठीक है, और दूसरा जो उन्होंने किया था आर्य समाज की स्थापना पर लाहौर में किया था, उसका डेट यहाँ मेंशन नहीं है, बट लाहौर में सेकंड किया था। तो फर्स्ट अगर पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की, तो 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की है। तो
ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ये कोई कोई यूनिवर्सिटी में डाल देते हैं, ये आपका 3 या 4 नंबर का होता है, तो इसलिए भी हम समझ लेते हैं क्या है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के चिंतन का मूल स्रोत क्या है, स्पष्ट करें। तो मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ ओरली, आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो कि स्वामी दयानंद के चिंतन का मूल स्रोत वेद है। ये मैं बता चुकी हूँ, अपने नोट्स में भी मैंने दिया है, आप वहाँ जाके आप देख लो। और स्पष्ट करें तो आप इसमें 2 से 3 लाइन लिखो, ज़्यादा इसमें लिखने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो स्वामी दयानंद के चिंतन का मूल स्रोत वेद है, और वेद के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो कि उनका दावा था कि वेद में ही ईश्वर की वाणी निहित है, और इसलिए वेदों में उनकी जो आस्था है वो अडिग रही थी। और उनका कहना था कि जो वेद है वो शाश्वत है, शुद्ध है और आदि ज्ञान के स्रोत हैं, और वे जीवन के समस्त समस्याओं का वैदिक सिद्धांतों के आधार पर ही समाधान करने की बात करते थे। ठीक है, यहाँ पे वेद के बारे में और थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि उन्होंने घोषणा की थी कि वेदों में आध्यात्मिक, तात्विक ज्ञान और वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान का रहस्य है, और यह भी कहा था कि हमें नैतिक जीवन जीने के लिए यदि हम वेदों का मार्ग को अपना लेंगे तब निश्चय ही संपूर्ण मानवता का कल्याण हो सकता है। तो वेद क्या है, आदि है, उद्गम है। तो ऐसा विचार उन्होंने वेद के संबंध में दिया था, तो आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। चलिए, नेक्स्ट है। ओके, तो ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि क्या हो गया पहला वाला, यहाँ पे हम लोग बता देते हैं, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद ने राष्ट्रवाद का किस प्रकार पोषण किया है। तो स्वामी दयानंद के राष्ट्रवादी विचार भी मैं बता चुकी हूँ, तो राष्ट्रवादी विचार नहीं देखे हो तो देख लो। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंट वाइज करके बस बता देती हूँ कि क्या होंगे उसने राष्ट्रवाद का किस प्रकार पोषण किया। तो जैसे पहला है कि हिंदू पुनरुत्थानवाद के व्याकरणवर्ग समर्थक थे। ठीक है, बस पॉइंट वाइज करना है कि अंधविश्वास परंपरावाद के जो विरुद्ध है उन्होंने संघर्ष किया था, और फिर उन्होंने निर्भीकता, कर्तव्य पालन का संदेश दिया था। देश की स्वतंत्रता के प्रति उनकी जो अनुराग थी वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र थी। फिर उन्होंने व्यक्तिक और सामाजिक जीवन जो चरित्र निर्माण है उसको निर्माण करने का संदेश दिया था। फिर उन्होंने हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया था, स्वदेशी के प्रयोग पर बल दिया, दलितों का उद्धार किया, जाति प्रथा का खंडन किया। तो ये सभी इसके राष्ट्रवादी विचार के अंतर्गत आते हैं। बस थोड़ा सा आपको पॉइंट वाइज करके लिखना है और नथिंग, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर है, स्वामी दयानंद की राजनीतिक चिंतन की प्रमुख बातों को लिखो। तो राजनीतिक चिंतन की प्रमुख बातें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे भी आपको बस पॉइंट वाइज करके लिखना है। वीडियोस आप देखो, उसमें मैंने बहुत ही ईजी वे में लेंदी टाइप में बताया है, तो वहाँ से आप पॉइंट ले लो, हो जाएगा आपका आंसर कंप्लीट। तो राजनीतिक चिंतन की प्रमुख बातें एक बार मैं यहाँ पे फिर से बता देती हूँ। पहला कि मर्यादित शासन व्यवस्था का समर्थन किया, स्वतंत्रता समानता के लिए आग्रह किया, राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया, न्याय, दंड व्यवस्था, कर व्यवस्था की बात की, अंतर्राज्यीय संबंध, सैन्य संबंध की बात की, युद्ध की बात की, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहा, और ग्राम प्रशासन पर बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया। तो ये इसकी राजनीतिक चिंतन की प्रमुख बातें। बस प्रमुख बातें शॉर्ट है, तो आपको पॉइंट वाइज करना, ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना। ओके, नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद के सामाजिक चिंतन की प्रमुख बातें क्या है। तो मैं सामाजिक विचार भी बता चुकी हूँ, उसमें भी आप देख लो। तो सामाजिक चिंतन की प्रमुख बातों को आप ऐसे करके लिख सकते हो जैसा कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। फिर उन्होंने गुण पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, नारी के गौरव को बढ़ाना चाहा, सामाजिक कुरीतियों के अंत को जरूरी समझा, जिसमें सती प्रथा, विधवा विवाह, ये सभी बातों को आप पॉइंट वाइज करके छोटा मोटा लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद के धार्मिक विचार क्या है। तो धार्मिक विचार भी मैं बताई हूँ, जैसा कि एकेश्वरवाद में विश्वास किया, मूर्ति पूजा का समर्थन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने शुद्धि आंदोलन की बात रही। फिर ये बता सकते हैं कि इसमें उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था वो कैसा था, वो आप बता सकते हो। ठीक है, फिर धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने समानता के सिद्धांत की बात की। तो ये सभी धार्मिक विचार के अंतर्गत आते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 से 4 पॉइंट लिखो, आपका कंप्लीट हो जाएगा आंसर। लास्ट है कि स्वामी दयानंद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने शिक्षा पर भी विचार दिया था, और मैं अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ कि स्वामी दयानंद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होता है। तो इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ होता है कि शरीर का निर्माण करना, इंद्रियों की साधना करना और भौतिक शक्तियों का विकास करना। क्लियर है, देख लेना, वहाँ से आपको बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बार ट्राई तो करो, वहाँ जाके आप देखो। तो ठीक है, इस तरह से हमारा मूल स्रोत क्या है वो हो गया। फिर इसने किस प्रकार से राष्ट्रवाद का पोषण किया वो हो गया। राजनीतिक चिंतन की प्रमुख बातें हो गई, इसके सामाजिक चिंतन की बातें मैं बता दी,
इनके धार्मिक विचार क्या है वो भी क्लियर हो गया, और लास्ट है कि इनके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, तो ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दी हूँ। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप में आ जाते हैं, और वह है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ओके, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं आप ये भी यहाँ पे देखो, समझो, ताकि आपको क्लियर हो जाए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला है कि स्वामी दयानंद ने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान की दिशा में किस प्रकार कार्य किया है, स्पष्ट कीजिए। स्वामी दयानंद के सामाजिक और धार्मिक विचार का वर्णन कीजिए। ये मैं बता चुकी हूँ लेक्चर्स में, आप देखो आपको क्लियर हो जाएगा आंसर। स्वामी दयानंद के राजनीतिक चिंतन पर प्रकाश डालिए। ये सभी एकदम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, तो एक निबंध के जैसा आपको इसको लिखना पड़ता है, मतलब लंबा से लंबा। तो इसमें आप थोड़ा सा स्वामी दयानंद जी के बारे में बता दो, उसका जीवन परिचय बता सकते हो, मैं अपने लेक्चर में बताई हूँ। थोड़ा सा उनका एक डिटेल्स या इंट्रो दे दो, और उसके बाद राजनीतिक चिंतन पूछे तो राजनीतिक चिंतन लिखो, सामाजिक धार्मिक पूछ रहा है तो सामाजिक धार्मिक लिखो, ठीक है। तो ये हो गया स्वामी दयानंद के राजनीतिक चिंतन पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद के धार्मिक और राजनीतिक विचारों की विवेचना करें, तो धार्मिक विचार भी लिखना है और राजनीतिक विचार भी लिखना है, क्लियर है। नेक्स्ट है भारत के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन में स्वामी दयानंद की देन का वर्णन करें। तो मैं लास्ट में अपने लेक्चर 2 में बताई हूँ कि स्वामी दयानंद के विचारों का देन या उपयोगिता या महत्व क्या है, तो वो वहाँ से आप लिख लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और अपने लैंग्वेज में लिखो तो और ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। आप पॉइंट्स ले सकते हो, तो ये भी मैं बता दी हूँ। और लास्ट है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करें, ठीक है। टिप्पणी करें तो ये आपको 4 दे देता है, उसमें से आपको बोलेगा या तो 2 लिखो या 3 लिखो, या फिर 3 में से 1 देता है, तो इस टाइप से देता है टिप्पणी करो। तो जैसे कि 14 मार्क्स का है तो आपका 7 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जस्ट मैं ऐसा एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो इसमें से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। टिप्पणी में पहला क्वेश्चन है कि दयानंद के शिक्षा संबंधी विचार, तो आपको एक ऐसा शॉर्ट नोट्स टाइप का लिखना पड़ेगा इसके लिए। स्वामी दयानंद और भारतीय राष्ट्रवाद, ये भी मैं बताई हूँ, ये भी आप देख लेना। फिर दयानंद के चिंतन का प्रमुख स्रोत वेद, ये भी मैं बताई हूँ, जो वेद है उसके विचार क्या है वो भी आप देख लो। और स्वामी दयानंद के विचारों की देन, ठीक है। तो ये सभी आपको ज़्यादा लेंदे नहीं लिखना होता है, थोड़ा छोटा लिखना होता है और पॉइंट वाइज लिखना पड़ता है, ठीक है। पॉइंट्स को उठाओ और उसको अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, पॉइंट वाइज नहीं, पॉइंट्स को अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। तो ये आपका हो जाता है इस टाइप से टिप्पणी, या फिर संक्षिप्त एक नोट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एकेडमिक लेवल में आ सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना लेक्चर पेपर दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे नोट्स मैंने बताया है। नहीं देखे हो वीडियोस आप देख लो जाके, थोड़ा सा आपको मैं एक बार प्रीवियस दिखा दे रही हूँ, ठीक है। ये स्वामी दयानंद का राजनीतिक विचार है, ये मैं बताई हूँ, आप देख लेना। फिर मैंने यहाँ पे स्वामी दयानंद के राजनीतिक विचार हो गए, ओके। स्वामी दयानंद का भारतीय राष्ट्रवाद के जो विचार है वो भी मैं बताई हूँ, ये देख लेना। फिर ओके वेट, फिर स्वामी दयानंद के धार्मिक विचार है, ये देखो मैं यहाँ बताई हूँ कितने अच्छे से, ठीक है। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो। फिर इसके बाद आता है स्वामी दयानंद के सामाजिक विचार क्या है, ये भी मैं बताई हूँ, ठीक है। और उसके शिक्षा संबंधी विचार भी हैं, ठीक है। और लास्ट है इसकी देन, इनके विचारों की देन, तो ये देखिए, है ना। इस तरह से आपके आंसर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरा एक कोशिश था कि चैप्टर वाइज जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो क्वेश्चंस भी मैं डालती जाऊँ, ताकि आपको एकेडमिक लेवल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। मेरा एक छोटा सा एक कोशिश है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अपने लेक्चर के एंड पे आ जाते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं बहुत अच्छे से एकेडमिक लेवल के जो आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर करते जाऊँगी, और साथ में क्वेश्चंस भी डालते जाऊँगी। क्वेश्चन का सेट ये मैंने खुद ही से बनाया है, हालांकि कुछ बुक्स का हेल्प लिया है, लेकिन मैंने इसे अपनी लैंग्वेज में लिखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं ये पूरी तरह से गारंटी नहीं दूंगी कि हाँ आप एग्जाम में पूरे 100% यही क्वेश्चन आएंगे। अदर वीडियोज़ में आप लोग देख सकते हो कि पूरे लिख देते हैं कि 100% पूरा चांस है कि यही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल नहीं। मैं गलत कुछ भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, ये मेरे अकॉर्डिंग है कि इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू वेरी मच।